महात्मा गांधी के बारे में आज जानने वाले। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। एमसीक्यू है, आपको जवाब देने, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, हर चीज को मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी मस्त मस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। हमारा पता टारगेट क्या है, एक वीडियो एक चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले। 1869 से 1948 तक महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था, उन 50 टॉप क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले। तो शुरू करते वीडियो को बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपको इसको जवाब देना है, ऑप्शन ए बी सी डी, जैसे भी आप दे सके ऐसे आपको आंसर देना है, और टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आपको तुक्का भी मारना है, अगर आंसर नहीं आ रहा तुक्का भी मारना है, इससे आपको पता चल जाएगा मैंने तुक्का सही मारा या गलत मारा। तो करते वीडियो को शुरू। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब जान लेते इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी जी का जन्म दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में यह दिन राष्ट्रीय अवकाश है और गांधी जयंती के रूप में बनाया जाता है। गांधी जी ने आगे चलकर अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? अगर आपने पहला प्रश्न पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे देंगे। इसका आंसर होने वाला है करमचंद गांधी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के ऊपर। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे पोरबंदर रियासत के दीवान थे और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष थे। करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिताजी ने 4 विवाह किए थे, जिनमें से चौथी पत्नी पुतलीबाई थी, जिनसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ। वे अपने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इन्होंने सरल जीवन और नैतिकता का पालन किया। गांधी जी पर बचपन में ही अपने पिता की ईमानदारी, सादगी और सत्यनिष्ठा का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि आगे चलकर गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और कर्तव्यनिष्ठा को सर्वोपरि माना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। गांधी जी की माता का नाम क्या है? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, पुतलीबाई। इसके बाद गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उपवास, भक्ति तथा सेवा में विश्वास रखती थी। वे अक्सर धार्मिक व्रत रखती थी और घंटों मंदिर में पूजा करती थी। पुतलीबाई अपने परिवार के स्वास्थ्य और नैतिकता का बहुत ध्यान रखती थी। उनका जीवन सरल था और वे दूसरों की सेवा करना पुण्य मानती थी। गांधी जी पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। अहिंसा, करुणा, सेवा और धैर्य जैसे गुण उन्हें अपने माता से ही प्राप्त हुए। यही गुण बाद में गांधी जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व की नींव बने। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा। तो जाते इसके आंसर के ऊपर। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। इन्होंने राजकोट के काठियावाड़ हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वे एक औसत छात्र थे, लेकिन अनुशासन और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वे विशेष रूप से सत्य बोलने और नैतिकता का पालन करने में दृढ़ थे। पढ़ाई में वे बहुत तेज नहीं थे, लेकिन कक्षा में नियमितता और गंभीरता बनाए रखते थे। गांधी जी को इतिहास और धार्मिक पुस्तकों में विशेष रुचि थी। उनकी शिक्षा के दौरान माता पुतलीबाई और परिवार के धार्मिक वातावरण का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आगे चलकर उनके जीवन मूल्यों को आकार दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। गांधी जी ने विवाह किस आयु में किया था? गांधी जी ने विवाह 13 वर्ष की आयु में किया था। आ जाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के ऊपर। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ। उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। कस्तूरबा और गांधी जी दोनों बहुत छोटे थे और शादी के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखनी पड़ी। गांधी जी ने बाद में आत्मकथा में लिखा कि इतनी कम उम्र के विवाह के कारण वे बचपन का आनंद नहीं ले पाए। कस्तूरबा और गांधी जी का संबंध समय के साथ गहरा होता गया।
कस्तूरबा गांधी जी की जीवन संगिनी, सहयोगिनी और आंदोलन की सहभागी रही। इन्होंने कई आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और कठिन परिस्थितियों में गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई कब शुरू की? तो इसका आंसर हो जाता है गांधी जी 1888 में इंग्लैंड गए और लंदन के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई शुरू की। उस समय उनकी आयु केवल 19 वर्ष की थी। इंग्लैंड जाते समय गांधी जी ने मां से व्रत लिया कि वे शराब, मांस और चरित्रहीनता से दूर रहेंगे। लंदन में इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी जीवन शैली अपनाने का भी प्रयास किया, जैसे ड्रेसिंग और डांस सीखना, लेकिन धीरे-धीरे वे सादगीपूर्ण जीवन की ओर लौट आए। हाँ, इन्होंने शाकाहार मंडली से जुड़कर धर्म, नैतिकता और सत्य पर आधारित कई पुस्तकें पढ़ी। इंग्लैंड का यह अनुभव गांधी जी के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत सहायक रहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? तो इसका आंसर जान लेते हैं हम। गांधी जी 1893 में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। उनकी उम्र तब 24 वर्ष थी। यहीं पर उन्होंने नस्लभेद और रंग-भेद की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध घटना में उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और इन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया। दक्षिणी अफ्रीका में ही इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के प्रयोग शुरू किए। यही स्थान उनके नेतृत्व और आंदोलन की प्रयोगशाला बना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? फिनिक्स फार्म, साबरमती आश्रम, शिवाग्राम आश्रम और टॉय फार्म। तो इसमें होना चाहिए साबरमती आश्रम। इसमें गलत है दोस्तों, नहीं मेरा ही गलत है। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। यह डरबन के पास था और इन्होंने सामुदायिक जीवन के प्रयोग के लिए बनाया। यहाँ लोग मिलकर रहते, खेती करते और श्रम करते। बाद में 1910 में इन्होंने टोलटॉय फार्म की स्थापना की, जिसका नाम महान रूसी विचारक टोलटॉय के नाम पर रखा गया। इन आश्रमों में गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, साधारण जीवन और आत्मनिर्भरता का अभ्यास करवाया। दक्षिणी अफ्रीका में इन प्रयोगों ने आगे चलकर भारत के आंदोलनों की नींव रखी। इन्हीं स्थानों पर गांधी जी के नेतृत्व और सिद्धांत की मजबूत बुनियादी पड़ी। गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन दक्षिणी अफ्रीका में किया? हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य दक्षिणी अफ्रीका में बसे भारतीयों की समस्याओं को उठाना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। गांधी जी ने इस पत्र को जन जागरण का सशक्त माध्यम बनाया। यहाँ इन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाया। इंडियन ओपिनियन ने भारतीय समुदाय को एकजुट करने और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ खड़े होने में अहम भूमिका निभाई। यह गांधी जी की पत्रकारिता का शुरुआती उदाहरण भी था। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। गांधी जी भारत कब लौटे? 1913 में, 1915 में, 1917 में, 1919 में। इसका आंसर होना चाहिए 1915। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। दक्षिणी अफ्रीका में 21 वर्षों तक संघर्ष और सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व देने के लिए तैयार थे। भारत आने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका मार्गदर्शन किया और पहले देश की वास्तविक स्थिति को समझने की सलाह दी। गांधी जी ने प्रारंभिक वर्षों में देश भर का भ्रमण कर जनता की पीड़ा को समझा। 9 जनवरी का दिन अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी ने
भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारडोली। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह भारत में 1917 में चंपारण बिहार में हुआ, जहां अंग्रेज नील की खेती करवाते थे और किसानों को भारी शोषण झेलना पड़ता था। स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने यहाँ किसानों की समस्याओं सुनी और अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया। इसके दबाव में सरकार को किसानों को राहत देनी पड़ी। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और वे आम जनता के लिए नेता बन गए। इसे एक गांधी युग की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी जी ने कौन सा हथियार अपनाया था? बहिष्कार, असहयोग, उपवास, सत्याग्रह। तो इसका आंसर हम जान लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद की मिलों के मजदूर और मालिकों के बीच वेतन विवाद हुआ। मजदूर 35% वेतन वृद्धि चाहते थे, लेकिन मालिक केवल 20% मानने को तैयार थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया और अंत में उपवास का सहारा लिया। उनके उपवास ने नैतिक दबाव डाला और अंततः मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। इस आंदोलन ने दिखाया कि गांधी जी केवल किसानों ही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग के भी नेता है। यहाँ इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति का प्रभावी उपयोग किया। यह भारतीय मजदूर आंदोलन का ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेड़ा सत्याग्रह 1918 किस कारण से हुआ था? कर वृद्धि, अकाल और कर माफी, मजदूरी विवाद, शैक्षणिक और शिक्षा। तो खेड़ा गुजरात में 1918 में भयंकर अकाल पड़ा, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कर माफी देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों को कर न देने का आह्वान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अहिंसक सत्याग्रह के दबाव में सरकार को कर माफी देनी पड़ी। इस आंदोलन ने गांधी जी को किसानों का मसीहा बना दिया। साथ ही यह स्वतंत्रता संग्राम में उनके बढ़ते प्रभाव और संगठन क्षमता का उदाहरण था। खेड़ा सत्याग्रह को भारतीय किसान आंदोलनों की प्रेरणा माना जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1917, 1919, 1920 और 1922। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। इसका कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और खिलाफत आंदोलन का दमन था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन से असहयोग की नीति अपनाने का आह्वान किया। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियां, स्कूलों और अदालतों का त्याग शामिल था। जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। इस आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचा दिया। हालांकि 1922 में चोरी चोरी घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी की नेतृत्व क्षमता का पहला राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1920, 5 मई 1921। तो 1919 में हुआ था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। गांधी जी ने इस घटना को पशुता से भी बदतर कहा। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह असहयोग करने का निश्चय किया। इस घटना ने भारत की जनता को झकझोर दिया और स्वतंत्रता की मांग को और अधिक प्रबल बना दिया। चौरी चौरा घटना कब हुई? 1920, 1921, 1922 और 1923। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान
प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। उनका मानना था कि जब तक जनता अहिंसा का पालन पूरी तरह नहीं कर सकती, तब तक आंदोलन जारी रखना उचित नहीं। इस निर्णय से कई नेता निराश हुए, लेकिन यह गांधी जी की अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। सवालों के जवाब आप दे रहे हैं ना, आप अगर कमेंट नहीं कर रहे तो वैसे तो ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने से ही आपको सवाल का सटीक जानकर जो आंसर है वो मिलेगा और आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा टिकेगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी और नहीं है यहाँ पे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1929, 1930, 1931 और 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई। गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। 6 अप्रैल को इन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन देश भर में फैल गया और लाखों लोग गिरफ्तार हुए। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन की नींव हिलाने वाला साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने गांधी जी को विश्व स्तर पर भी पहचान दिलाई और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्विक क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप पीडीएफ से बड़ी आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1929, 1930, 1931 और 1932। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने आंदोलन वापस लेने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। तो अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला, दूसरा, तीसरा, कोई नहीं। तो गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी जी यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग रखी और दलितों तथा किसानों की समस्याएं भी उठाई। हालांकि सम्मेलन में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, क्योंकि अंग्रेज सरकार और अन्य प्रतिनिधि स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य दलित नेताओं के साथ पूना समझौते का विवाद भी इसी समय उभरा। बावजूद इसके, इस सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद किया। नेक्स्ट आ जाते, पूना समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 और 1933। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी, जिसे गांधी जी ने अलगाववादी नीति मानते हुए विरोध किया और येरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौते के बाद दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाए गए। इस समझौते ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इसे भारतीय सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म किस शहर में हुआ था? पोरबंदर। अब से दोस्तों काफी सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिलते रहेंगे और उसके बाद काफी प्रश्नों के नहीं मिलेंगे। मतलब मैं बताऊंगा सब प्रश्नों के, पर नीचे आंसर आ रहे कुछ में और कुछ में नहीं आ रहे। तो महात्मा गांधी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ये तो आप सबको बता दिया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी का पूरा नाम भी बता दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी कौन थे? महात्मा गांधी के पिता थे। महात्मा गांधी के पिता ने 4 शादी की थी। चौथी पत्नी के महात्मा गांधी पुत्र थे।
महात्मा गांधी ने इंग्लैंड जाकर किस विषय की पढ़ाई की थी? कानून, लॉ की पढ़ाई की थी। 1888 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए और वहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने शाखा और धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने गीता, बाइबल, टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित होकर जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाने का निश्चय किया। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में वे भारत लौट आए। शुरुआत में वकालत में सफलता नहीं मिली, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका जाकर वे भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्षरत हो गए। गांधी जी पहली बार किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका गए? 1893। गांधी जी 1893 में एक कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिणी अफ्रीका गए। यहीं पर इन्होंने रंग-भेद की नीतियों का सामना करना पड़ा। पीटरमार्टिज़बर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिए जाने की घटना से उनके जीवन की दिशा बदल गई। दक्षिणी अफ्रीका में इन्होंने 21 साल तक रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब और किसके खिलाफ किया? 1908 में किया, ब्लैक एक्ट के खिलाफ। 1908 में गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल सरकार द्वारा बनाए गए एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ब्लैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। इस कानून के तहत भारतीयों को पंजीकरण कराना और हमेशा पास रखना अनिवार्य था। इसका व्यापक विरोध हुआ। यहीं से गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को व्यापारिक रूप से अपनाया, जो बाद में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे शक्तिशाली हथियार बना। महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार दक्षिणी अफ्रीका से प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने 1903 में दक्षिणी अफ्रीका से साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू किया। इसका उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना और रंग-भेद की नीतियों का विरोध करना था। इस पत्र के माध्यम से इन्होंने भारतीयों में एकजुटता और संघर्ष की भावना जगाई। इंडियन ओपिनियन ने ही आगे चलकर भारत में नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों की प्रेरणा दी। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की थी? फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने 1904 में दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। यहाँ भारतीय समुदाय को आत्मनिर्भर, सरल जीवन और सहित हिंसा के आदर्शों का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। बाद में 1910 में टोल्स्टॉय होम की स्थापना भी की गई। इन आश्रमों ने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के बीच एकता और संघर्ष की भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में। और इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। भारत आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। 3 कटिया प्रणाली लागू थी, जिसके तहत किसानों को मजदूरी में जमीन का एक हिस्सा नील खेती के लिए देना पड़ता था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था और यहीं से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किस कारण से हुआ था? सूखा और कर माफी न होना। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसान कर माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व किया और अंततः सरकार को कर वसूली रोकनी पड़ी। यह गांधी जी का भारत में पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 किस मुद्दे पर हुई थी? मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर। 35% करने की मांग थी, 20% ही कर रहे थे।
तो आंदोलन करके उन्होंने जो 35% कर देती। आंदोलन कैसे किया होता? व्रत, जो उपवास होता है ना, फास्ट, वो करके। इसके बाद आते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। साबरमती नदी के किनारे आश्रम की स्थापना की। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। यहाँ सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और स्वदेशी जीवन की शिक्षा दी जाती थी। आगे चलकर सभी प्रमुख आंदोलनों की रणनीति इसी आश्रम से तय होती थी। गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना था? खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तुर्की खलीफा की पदवी बचाने के लिए भारत में चला। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया और इसे हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया। हालांकि समय के साथ यह आंदोलन कमजोर हो गया, लेकिन इससे गांधी जी को पूरे भारत में राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिला। असहयोग आंदोलन 1920 का मुख्य कारण क्या है? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने 1920 में की। इसके पीछे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 प्रमुख कारण थे, जिसमें सरकारी नौकरियां, विद्यालय, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की अपील की गई। यह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। असहयोग आंदोलन की अचानक किस कारण बंद कर दिया गया? चौरी चौरा कांड की वजह से। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी जला दी और 22 सिपाही मारे गए। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ इस हिंसा को देखकर असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। इससे उनके कई साथी निराश हुए, लेकिन गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? अंग्रेजी भाषा में। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। इसमें वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते थे। यह पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान युवा और शिक्षित वर्ग में बहुत लोकप्रिय हुई। नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? गुजराती। नवजीवन पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती है। इसमें वे सामाजिक सुधार, स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार और सत्य, अहिंसा के महत्व पर लेख लिखते थे। यह ग्रामीण जनता तक उनके विचार पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम था। हरिजन पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन। गांधी जी ने 1933 में हरिजन पत्रिका शुरू की। इसका उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता जैसी बुराई को समाप्त करना और दलितों को सम्मानजनक स्थान दिलाना था। गांधी जी ने दलितों को हरिजन यानी भगवान के लोग कहा। यह पत्रिका सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बेहद प्रभावी रही। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन की यात्रा के बाद इन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाया और अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन-आंदोलन था और इससे स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस प्रतीकात्मक कार्य से की? नमक बनाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1930 में नमक कानून तोड़कर की। नमक सभी गरीब अमीर के जीवन की जरूरत थी और इस पर कर लगाना अन्यायपूर्ण था। नमक बनाना एक साधारण कार्य था, लेकिन यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने अस्पृश्यों को किस नाम से संबोधित किया? हरिजन। गांधी जी ने 1933 से अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया और अस्पृश्य को हरिजन यानी भगवान के लोग कहा। उनका उद्देश्य समाज में समानता और सम्मान स्थापित करना था।
1931 का गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ। गांधी जी का नारा था करो या मरो। इस आंदोलन में हिंसा भी हुई और अंग्रेज सरकार ने गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। करो या मरो को नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो को नारा दिया। इसका अर्थ था या तो भारत को स्वतंत्र कराना है या फिर इसके लिए बलिदान देना है। यह नारा पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर फैल गया। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। यह समझौता कम्युनल अवार्ड के विरोध में था। समझौते के अनुसार दलितों को पृथक निर्वाचन की बजाय आम निर्वाचन में आरक्षित सीटें दी गई। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत कहाँ की थी? अहमदाबाद। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस दिन को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया। तब से यह नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। गांधी जी स्वयं इस उपाधि को पसंद नहीं करते थे और खुद को सामान्य इंसान मानते थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? 1909 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका लौटते समय जहाज पर लिखी। इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की और स्वराज की आत्मनिर्भरता और स्वशासन के रूप में परिभाषा किया। हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई? गुजराती। हिंद स्वराज मूल रूप से गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी थी। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता और स्वदेशी जीवन शैली का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, घंटे को हिलाना है दबाना है मुझे पता नहीं है, बस क्लिक हो जाना चाहिए।